नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और आज बात हम इस खास कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की समृद्धि आध्यात्म की करेंगे। दरअसल आज विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन प्रकृति से जुड़ने का सबसे अद्भुत रूप है, लेकिन पर्यटन की शुरुआत अपने आसपास से हो तो ज्यादा अच्छा है। हमारी दिक्कत ये है कि हम आसपास नहीं देखें और दूर जाना चाहते हैं, इसलिए हम अपने आसपास के पर्यावरण को, लैंडस्केप को सुधारने की जरूरत महसूस नहीं करते। दूसरे देशों में पहले अपने आसपास के क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है, उनको सुधारा जाता है और उन्हें संवारा जाता है और उसके बाद दुनिया की तलाश की जाती है। राहुल सांकृत्यान कहते हैं कि पर्यटन अपने आप की तलाश है। प्रकृति में खुद को निस्तेज छोड़ने का नाम है पर्यटन। द्वैत को अद्वैत बनाना और प्रकृति से एकाकार हो जाना है पर्यटन। पर्यटन हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है, हमारे भीतर के अन्वेषक को जगाता है, हमारी प्रज्ञा को प्रखर करता है, हमारे स्वास्थ्य को निखारता है और सबसे बड़ी बात, पर्यटन एक फलता फूलता व्यवसाय है। आजकल पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ये हमारे उत्साह आनंद का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चिंता पर्यावरण और धरती के प्राकृतिक संतुलन की भी है। आज विश्व पर्यटन दिवस की इसी चिंतन के साथ में कुछ चर्चा करते हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज विश्व पर्यटन दिवस है और आज का दिन भारत का हृदय मध्य प्रदेश की चर्चा के बिना अधूरा है। अपनी नैसर्गिक सुंदरता, आध्यात्मिक ऊर्जा और समृद्ध विरासत के चलते मध्य प्रदेश विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपना अलग स्थान बना चुका है। यहाँ आत्मा को सुख देने वाली प्रकृति, गौरव की अनुभूति कराने वाली धरोहर, रोमांच बढ़ाने वाला वन्य जीवन और विश्वास जगाने वाला आध्यात्म उपलब्ध है। इन सब का मेल मध्य प्रदेश को भारत के अन्य राज्यों से अलग पहचान देता है। ग्वालियर में ग्वालियर का किला, महेश्वर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का राजमहल, मांडू का जहाज महल, दतिया में सतखंडा महल, रायसेन का दुर्ग, दुर्गावती का मदन महल, जलमग्न रहने वाली रानी कमलापति का महल और गिन्नौरगढ़ सहित अनेक किले हैं जो मध्य प्रदेश के स्थापत्य की विविधता का बखान करते हैं। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग महाकाल और ओंकारेश्वर हैं। मध्य प्रदेश अपने वनों के लिए भी प्रसिद्ध है। सतपुड़ा के घने जंगल, चंबल के भरकू से लेकर कटरी, उमरिया और जबलपुर से लगा शहडार का जंगल भी रोमांचक यात्राओं का ठिकाना है। अमरकंटक मां नर्मदा का उद्गम स्थल ही नहीं, अपितु वहाँ का सघन वन भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। मध्य प्रदेश भारत का इकलौता राज्य है जहाँ सर्वाधिक 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, शिवपुरी, पन्ना और कई अन्य राष्ट्रीय उद्यान लोगों को वन्य जीवन को देखने का दुर्लभ रोमांचपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। जनजातीय सांस्कृतिक से साक्षात्कार करने का अवसर भी मध्य प्रदेश देता है। मंडला, उमरिया, छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ और अनूपपुर में कई स्थान हैं जो पर्यटन के तौर पर विकसित किए गए हैं। तामिया और पातालकोट जैसे स्थान भी हैं जो आम पर्यटकों से छिपे हुए हैं। वहीं मढ़ई, तवा, परसीली, हनुमंतिया जैसे अनेक स्थल भी हैं जिन्हें पर्यटन गतिविधियों का केंद्र बनाया जा रहा है। इंदौर के समीप महू से पातालपानी कालाकुंड तक चलने वाली हेरिटेज ट्रेन भी सीटी बजाकर उन पर्यटकों को बुलाती है जो प्रकृति के नजारों में खोना चाहते हैं। वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में मध्य प्रदेश के 4 स्थल हैं। बुद्ध का संदेश देते सांची के स्तूप, प्रागैतिहासिक सभ्यता के चिन्ह भीमबेटका, सौंदर्य के साक्षी खजुराहो के साथ त्यागमय संस्कृति का प्रतीक ओरछा। ये चारों ही स्थान विदेशी पर्यटकों को लुभाते हैं। ग्वालियर के आसपास ककनमठ, मितावली, बड़ावली, दतिया, सोनागिरी, ओरछा, चंदेरी और शिवपुरी का एक ट्रैवल रूट बनता है। भोपाल के आसपास सांची, विदिशा, ग्यारसपुर, उदयगिरी की गुफाएं,
भोजपुर, भीमबेटका, देलावाड़ी और रायसेन एक पर्यटन स्थल समूह बनता है। इंदौर को केंद्र मानकर उज्जैन, हनुमंतिया, ओमकारेश्वर, ब्रह्मपुर, महेश्वर और मांडू का एक पर्यटन स्थल का समूह बनता है। वहीं जबलपुर से भेड़ाघाट, बरगी, बांधवगढ़, अमरकंटक, कान्हा और पेंच जा सकते हैं। खजुराहो के साथ ओरछा, अजयगढ़, चित्रकूट, मुकुंदपुर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मैयर और हीरों के साथ अपने जंगलों के लिए प्रसिद्ध पन्ने के पर्यटन स्थल घूमे जा सकते हैं। उधर सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी के साथ मढ़ई, तवा, तामिया और पातालकोट का एक पर्यटन समूह बनता है। तो आज की इस विशेष पेशकश यानी कि मध्य प्रदेश की हमारी जो प्रकृति है और हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पर्यटकों की संख्या से लगातार मध्य प्रदेश गुलजार हो रहा है, चूंकि पर्यटन स्थल अब मध्य प्रदेश के और भी ज्यादा विकसित हो रहे हैं जो कि पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। और आज इसी विशेष पेशकश में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में इतिहास विभाग से डॉक्टर रविशरण दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका रविशरण जी। इसके अलावा हमारे साथ में डॉक्टर अरुण शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, हिंदी विभाग प्रमुख हैं हमारे साथ में। बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। आप दोनों का ही चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। आज चूंकि विश्व पर्यटन दिवस है और पर्यटन की यदि हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, जो कि देश का दिल भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, कई इलाके हैं जहां पर पर्यटन को लेकर लगातार जो मध्य प्रदेश में पर्यटक हैं उनका आगमन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और अब अगर हम बात मध्य प्रदेश की चूंकि कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब से आए हैं उसके बाद में कई सारे धार्मिक जगहों को भी विकसित किया जा रहा है। वहां पर भी पर्यटन की दिशा में लगातार नए काम किए जा रहे हैं। देश के दिल मध्य प्रदेश के लिए आज के इस खास उपलक्ष्य में डॉक्टर रवि शरण जी आपकी क्या राय रहेगी, क्या आप कहेंगे? डॉक्टर रविशरण जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आपका डिवाइस शायद म्यूट है। सभी को नमस्कार जी। पर्यटन दिवस पर आज चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भारत के हृदय में बसा हुआ पर्यटक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। जब हम उसको देखते हैं उस प्रदेश की प्रकृति के साथ, वन्य जीवों के साथ और वहां की संस्कृति विरासत को पूरी विश्व में पहुंचाता है। इस लिहाज से मध्य प्रदेश का पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर ऐतिहासिक संदर्भ में और प्रकृति के स्रोत ऐसे हैं जहाँ पर अपना व्यक्ति अपने जीवन में उस अनुभूति को करता है जो प्रायः शहरों से अब दूर होती जा रही है, और उसी संस्कृति को भी अपने पास अनुभव करता है जो हमारी ऐतिहासिक, चाहे भीमबेटका हो या खजुराहो हो, जो समाज की पर्यटक उस व्यवस्था को समाज तक पहुंचाता है। बिल्कुल। अब कड़ी में सरकार के स्तर पर और हमारे विभागों के स्तर पर और आज के समय में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जब के महत्व को दुनिया के सामने रखता है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रकृति, वन्य जीवन, पर्वत, साथ ही साथ ऐतिहासिक विरासत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जो पूरे विश्व में आज पर्यटन दिवस पर भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी एक अग्रणी राज्य स्थापित करने में, क्योंकि पर्यटक हमारे संस्कृति का एक संदेश वाहक के रूप में विश्व में और दूसरे प्रदेशों में जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और पर्यटक जो कि कहीं ना कहीं नींव है, और ऐसे में अगर बात हम चूंकि मध्य प्रदेश की ही लगातार कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कई सारे पर्यटन स्थल हैं जहां पर पर्यटकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। साल दर साल जो पर्यटक हैं वो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, घूम रहे ना सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि देश भर से, विदेशों से भी जो पर्यटक हैं वो मध्य प्रदेश आते हैं। यहाँ की संस्कृति से रूबरू होते हैं, यहाँ की भौगोलिक चित्र को देखते हैं। डॉक्टर अरुण जी की ओर हम रुक कर लेंगे। डॉक्टर अरुण जी, मेरा आपसे भी यही सवाल रहेगा। आज पर्यटन दिवस को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अभी तक अगर हम आज वर्तमान की बात करें तो हमारे
पर्यटन स्थलों में या कितना बदलाव हुआ है, कितनी तस्वीर सुधरी है और क्या हमें अभी भी जरूरत है सुधारने की? आज पर्यटन दिवस के अवसर पर मैं ये जरूर चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क किन्हीं कारणों की वजह से टूट चुका है। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। रवि जी, आप ही के पास मैं लौटूंगी। जो मेरा सवाल था डॉक्टर अरुण जी से कि अभी अगर हम वर्तमान में देखें पर्यटन क्षेत्रों को लेकर, जो हमारे पर्यटन स्थल हैं उनकी अगर हम बात करें, तो आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव आया है, कितनी तस्वीर बदली है और अभी भी क्या कुछ जरूरत है हमें अपने भीतर भी बदलने की और आसपास के हमारे जो पर्यटन क्षेत्र जो अभी भी विकास से अछूते रह गए हैं उनमें भी हमें क्या बदलाव की जरूरत है? इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जहां आपके बोलने से ही एक चीज हम ऐड कर सकते हैं। पर्यटन को हमें ये बात समझना होगा कि हम विकास भी हो, पर्यटन भी हो, पर्यटक भी आए, पर जो मूलभूत हमारी नेचर है, प्रकृति है, उसको हम पर्यटक के नाते, एक नागरिक के नाते और सरकार के स्तर पर यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक हो जाता है कि हम उसके स्वरूप और प्रकृति में परिवर्तन ना होने दें। पर्यटक इस बात से सतर्क रहें कि पर्यटक स्थल हैं जहां पर अब काम सरकार पर किया जा रहा है, उनके विकास के लिए किया जा रहा है, पर मूल प्रकृति बनी रहनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा सरकार भी करती है। और हम एक पर्यटक की दृष्टि से भी इस बात की अपेक्षा करते हैं कि उसकी मूल प्रकृति में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाना जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं एक जो अनुभव कर रहा हूँ, जो धार्मिक पर्यटक स्थल हैं उनमें थोड़ा सा पर्यटन के प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है, जहां पर पर्यटक उसकी धार्मिक महत्व को तो रखता है, पर उसमें कहीं एक सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष थोड़ा सा दूर कर देते हैं। पर्यटक उसको एक अलग तरह से रखने लगे हैं। तो धार्मिक पर्यटन के भी महत्व को हमें समझना चाहिए, क्योंकि वो एक मूलभूत तत्व है हमारे लिए, उसकी अलग महत्ता है। साथ ही साथ पर्यटन स्थलों पर वर्तमान परिवेश में और सजगता होगी, क्योंकि विश्व में अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। तो मूलभूत सुविधाएं पर्यटक को आवागमन की, चाहे रहने की व्यवस्थाएं हो, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हो, वो बेहतर से बेहतर दी जानी चाहिए, जिससे कि हमारी एक जो छवि जा सके पूरे विश्व में, तो हम पर्यटकों को भी आकर्षित कर पाएंगे, अपने स्थान को बेहतर कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से जो बात कही कि हमें सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने भीतर बदलाव लेकर आए। हमारे आसपास में जो पर्यटन स्थल हैं उनमें हम स्वच्छता रखें, हम खुद जागरूक हों, तभी हमारा जो पर्यटन स्थल है वो स्वच्छ, साफ रह पाएगा और वहां पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आ पाएंगे। एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे डॉक्टर अरुण कुमार जी की ओर, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरुण जी, मेरा आपसे अब अगला सवाल यही रहने वाला था कि अभी भी कई सारे पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए हैं या फिर वो गुमनाम हो चुके हैं। कई सारे पर्यटन स्थल हमारे मध्य प्रदेश में अभी भी ऐसे हैं जो इतना उभर कर सामने नहीं आ पाए हैं। तो क्या हमें जरूरत है उन पर्यटन स्थलों में, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें और लोगों को उन पर्यटन जो फिलहाल अब गुमनाम हो चुके हैं उन तक, वो लोग उन तक पहुंच सकें? यहाँ हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर संगम है हमारे मध्य प्रदेश में, और निस्संदेह यदि हम इसका प्रचार प्रसार भरपूर होना चाहिए, जो दूसरे प्रदेशों में बहुत ज्यादा हो रहा है उतना अपने यहाँ नहीं हो रहा है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत बेहतर सुविधाएं पहले से हुई हैं, लेकिन अभी पूर्णता नहीं कह सकते हैं। और जैसे हमारे कुछ ऐतिहासिक लोग भी हैं, जैसे हमारे जबलपुर में ओशो के लिए विदेशी पर्यटक जो ओशो भक्त होते हैं मात्र वही आते हैं यहाँ पर, जबकि ओशो इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विचारक, दार्शनिक और चिंतक हैं और उनकी अपनी महत्ता है। और यहाँ पर गाडरवारा में भी उनका जन्म स्थान है, यहाँ पर गोटे गांव है, वहां पर स्वामी स्वरूपानंद जी का तप स्थली है। इन सबको और ज्यादा विकसित करने की, हाईलाइट करने की, मैं उदाहरण ये दे रहा हूँ कि अपने क्षेत्र का दे रहा हूँ। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में इसी प्रकार के कुछ ना कुछ स्थल हैं और कुछ ना कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं
जिन तक लोग पहुंचना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ ओशो चेयर है, उसको देखने के लिए अमेरिका से और दूसरे अन्य राष्ट्रों से और पूरे देश से लोग लगातार निरंतर पूरे साल भर आते रहते हैं। मेरा मतलब है कि इनको हाईलाइट करने की जरूरत है। तो ऐसे चीजों को शासन के द्वारा और हम लोगों के द्वारा, शासन हर चीज नहीं कर सकता है, लेकिन जो हमारा मीडिया भी है, हमारे वो हैं विचारक भी हैं, या हमारी जितनी संस्थाएं, यदि इनको वो प्रश्रय दें और लगातार इस तरफ काम करें, और विद्यार्थियों को, विशेष तौर पर विद्यार्थी यदि जो युवा है इस तरफ यदि जागरूक होगा तो वो निस्संदेह उनको रोजगार भी मिलेगा। ये कैरियर का भी एक बहुत बड़ा साधन है इस समय। पर्यटन को लेकर हम मतलब ये भी हमको गंभीरता लानी होगी कि पर्यटन मात्र घूमने के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है, कुछ लोगों को स्वरोजगार मिलता है और कुछ लोगों को नौकरियां भी वहां आज उपलब्ध हैं। तो निस्संदेह पर्यटन दिवस पर हम यदि अपनी शिक्षा में, और इस समय हमारे यहाँ निरंतर इस शिक्षा में सुधार आ रहा है कि हम पर्यटन को लेकर और भी ऐसे जो दूसरे बिंदु हैं उनको लेकर बहुत ज्यादा कोर्सेज यहाँ पर आ चुके हैं, और छात्र उस और आकर्षित भी हो रहे हैं और उनको रोजगार भी प्राप्त होता जा रहा है। बिल्कुल, और आपने जिस तरह से बात कही कि हाईलाइट करने की ज़रूरत है, जन जागरूकता की कहीं ना कहीं बेहद हमें ज़रूरत है, ताकि जो जितने पर्यटन स्थल हैं जो फिलहाल अब कहीं ना कहीं गुमनाम होते जा रहे हैं, या जो पर्यटन स्थल अभी लोगों तक उतने नहीं पहुंच पाए हैं, उनके प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, उन्हें हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ताकि वो भी उभर कर सामने आ सकें और उनमें भी पर्यटक ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच सके। बने रहिएगा, आपसे और भी हम आगे चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ से भी हम अब चर्चा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से अनुराधा दुबे, पर्यटन पीआरओ, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। धन्यवाद जी। अनुराधा जी, इतने देर से हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश देश का दिल भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में अनेकों ऐसे स्थान हैं जहां पर पर्यटक भारी संख्या में पहुंचते हैं, और मध्य प्रदेश की जो छवि है, मध्य प्रदेश की जो विरासत है, उससे रूबरू होते हैं, उसे देखते हैं। प्राकृतिक सौंदर्यता भरपूर हमारे मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर जो पर्यटक हैं वो ज्यादा आकर्षित होते हैं, और अगर छत्तीसगढ़, ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी तक कितना सुधार पर्यटन स्थलों में हुआ है, और आपको क्या लगता है कि कितने सुधार की और जरूरत है? जी, देखिए, राज्य बने 24 साल हो चुके हैं, और छत्तीसगढ़ जो है एक प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ गढ़ है, और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और इन सालों में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत से अधोसंरचना विकास कार्य किए गए हैं सरकार के द्वारा, और पर्यटक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। यदि हम छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ पे हर तरह के पर्यटन की संभावनाएं मौजूद हैं, और हम उसमें काफी आगे बढ़े भी हैं। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि भी हुई है, उनको जो हम सुविधाएं दे रहे हैं उसमें भी वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन है, नैसर्गिक पर्यटन है, यदि आप एडवेंचर टूरिज्म की बात करें तो वो भी है, और एक यदि हम बात करें कि नेचर से रिलेटेड जो हमारे हैं वाटरफॉल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। प्रकृति की जो एक सुंदरता होती है वो भरपूर है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 44% जो उसका भाग है वो वनों से घिरा हुआ है, सघन वनों से घिरा हुआ है। तो हमारे पास नेशनल पार्क भी हैं, सेंचुरीज भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। मेडिकल टूरिज्म हमारे यहाँ हो रहा है, एग्री टूरिज्म हमारे यहाँ हो रहा है, वेलनेस टूरिज्म हमारे यहाँ हो रहा है। तो ये जो है, अभी हम अपने आप को धीरे धीरे बहुत बेहतर स्थिति में पा रहे हैं। प्रचार प्रसार के बहुत से साधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया में हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस तरीके से टूरिस्ट तक पहुंचने के जो हमारे प्रयास हैं काफी कारगर साबित हुए हैं, और टूरिस्ट जो हैं वो छत्तीसगढ़ के बारे में जान रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, और वो यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की रीति नीति से भी लोग अब जुड़ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, जो वहाँ के पर्यटन स्थल हैं, वे भी अब कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बने रहिएगा, आपसे और भी हम आगे चर्चा करेंगे। एक बार फिर से डॉक्टर रविशरण जी की ओर रुख कर लेते हैं। रविशरण जी, आप चूंकि उत्तराखंड से, जहाँ तक मुझे मालूम है, शायद आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं,
और उत्तराखंड तो वैसे ही अपने आप में प्राकृतिक आपदा से परिपूर्ण है, भरपूर है, प्राकृतिक सुंदरता लवरेज है उत्तराखंड में। क्योंकि उत्तराखंड का जब भी नाम ही अगर ले लें तो मस्तिष्क में एक छवि बन जाती है उस सुंदरता की, उस सौंदर्य दृश्य की, जो उत्तराखंड काफी अपने लिए फेमस भी है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो लगभग कितने ऐसे पर्यटन स्थल हैं, और पर्यटकों की भी अगर बात करें तो लगभग कितनी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं, और कौन से वो पर्यटन स्थल जो लोगों को अपनी ओर ज्यादा लुभाते हैं? उत्तराखंड देहरादून से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। उत्तराखंड निश्चित रूप से प्राकृतिक दृष्टिकोण से देवभूमि के रूप में जाना जाता है, और यहाँ प्रकृति की विशेष अनुकंपा है। मैं ये कहूँगा, हंसी वादियां हैं, खुला आसमान है, पहाड़ है, पर्वत है, और जिधर भी आप देखेंगे एक प्रकृति हमारे साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। महत्व क्या है आज के दिवस पे, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। उत्तराखंड सरकार पर्यटन को लेकर बहुत सजग है, और पर्यटन स्थल अभी भी, पिछले वर्ष भी उन्होंने हर जिले में एक नए पर्यटक स्थल को विकसित करने के लिए अपनी नीति को शुरू किया है। कारण क्या है कि जब हम पर्यटकों के साथ देखते हैं तो जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, मसूरी है या नैनीताल है, यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा होने लगी है। और विशेष रूप से चूंकि पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड में भरपूर संभावनाएं हैं, तो नए प्राकृतिक पर्यटक स्थलों को भी प्रोत्साहित करा जा रहा है, जहां पर सरकार विकसित करने के लिए काम कर रही है। साथ ही साथ पर्यटक बहुत जागरूक हों, और धार्मिक चेतना के साथ साथ जो 30 त्योहार हैं, इसको लेकर भी सरकार ने अपनी नीति में इनको जोड़ा है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि कई ऐसे पर्व थे, स्थानीय पर्व थे, जो पर्यटन की दृष्टि से या पर्यटकों को बिल्कुल अभी के परिवेश में पूरा भारत ने उनको जानना शुरू किया। और बुग्याल जो प्रकृति के यहाँ एक बहुत खूबसूरत देन है, उसको लेकर अभी सरकार ने बुग्याल दिवस भी घोषित किया, और बुग्यालों के संरक्षण के लिए और प्रकृति पर्यटकों के साथ जोड़ने के लिए भी सरकार विशेष रूप से कार्यरत है। और बड़ी संख्या में पर्यटक पूरे विश्व से बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे धार्मिक स्थल भी हैं। और बिल्कुल, और केदारनाथ को तो देवभूमि कहा ही जाता है। देवभूमि के साथ में जो उत्तराखंड है वो प्रकृति से लवरेज है, हरे भरी छटा, जो सुंदरता हम देख पाते हैं, जो तस्वीरों तक हम तक पहुंचती हैं, जो लोग हमें मौखिक रूप से बताते हैं कि उत्तराखंड बेहद ही सुंदर अपने आप में है। और जो एक बार उत्तराखंड को अपनी आंखों से देख लेता है, शायद वो कभी उस दृश्य को अपने मस्तिष्क से फिर भुला नहीं पाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो आज पर्यटन दिवस पर ये विशेष प्रस्तुत, जिसमें हमने बात अलग अलग राज्यों की भी की, मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, हर प्रदेश में जहां पर्यटन स्थल अब विकसित होने लगे हैं, अब और ज्यादा उभर कर सामने आने लगे हैं, लेकिन इन सब के बीच बेहद जरूरत है जन जागरूकता की, हमें जागरूक होने की, ताकि हम अपने आसपास जो पर्यटन स्थल है, या हम जहां भी कभी घूमने जाएं, जो पर्यटन स्थल हम जहां जाते हैं, जहां हम घूमने जाते हैं, तो पर्यटक होने के नाते हम अपने आसपास के इलाकों में सफाई रखें, ताकि वो जो पर्यटन स्थल है वो अपने आप में और खूबसूरत हो। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।